बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, दो आज अहम इदारों की जानिब से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जिनसे मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर बदल सकता है। पहली खबर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख देने का पुरजोर मुतालबा जुज़वी तौर पर माना है और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया सामने आया जिसमें उन्होंने इंतखाबात की तारीख तो नहीं लेकिन इंतखाबात का हफ्ता महीना ज़रूर बताया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। ये खबर सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों के लिए खुशाइंदा है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन नैब की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिससे सियासी क़यादत की परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक आज नैब की जानिब से रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में पहुँचा दिए गए। इस हवाले से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर सरकारी मुलाजमीन के केसेस की नौयत से मुतल्लिक आगाह करें। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने ये जवाब दिया कि हम तो तमाम केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। नाज़रीन, आज प्रोसिक्यूटर नैब के हवाले से एक बड़ी मानी खेज खबर भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जो केसेस दीगर सिविल अदालतों में ट्रांसफ़र किए गए हैं वो भी वापस मंगवाए जा रहे हैं। केस बहाल होने पर मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख और वापस एडियाला जेल जाएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब एक तरफ इंतखाबात का ऐलान सामने आया है तो दूसरी तरफ एहतसाब का अमल भी शुरू हो गया है। आइंदा कुछ माह का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, सियासी माहौल होगा क्या, किस तरह से ये सियासी रहनुमा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, अपने केसेस का सामना करेंगे, इसी तमाम से मामले पर बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर यासाना साहब, नवीद हुसैन साहब, आमिर ज़िया साहब और फैसल हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि इंतखाबात का जो महीना और हफ्ता बताया इलेक्शन कमीशन ने, अब दूसरी तरफ नैब भी एक्टिव हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या आप सियासी मंजरनामा क्या बदलता हुआ देख रहे हैं? ज़ाहिर है सियासी रहनुमा तो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, फिर ये जो एहतसाब और उसके बाद जो पुराने केसेस भी सामने आ रहे हैं और वो उसमें ज़मानतें भी मनसूख हो सकती हैं, तो क्या नज़र क्या आ रहा है, क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है आपको पॉलिटिकली? अच्छा दुआ देखें, पाकिस्तान में तो कभी कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले जब सदर आरिफ अलवी ने डेट देने की बात की थी, इलेक्शन की डेट देने की बात की थी, हम ही ने यहाँ मीडिया में बड़ा शोर उठाया। हालांकि वो उनका आईनी इख्तियार था कि वो डेट दें, लेकिन उन्होंने भी एक अच्छा खेला कि उन्होंने सारी अतराफ़ को खुश किया और उन्होंने एक तजवीज़ दे दी, एक डेट दे दी कि इस डेट को इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नर्स हैं वो इस राय से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सदर ने तो अपना आईनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा था कि शायद सदर के पास ये इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार हमारे पास है। तो सदर साहब ने ये कहा कि मेरा तो ये इख्तियार, मैं समझता हूँ मेरा इख्तियार है, मैंने तो इलेक्शन की डेट दे दी, लेकिन अगर ईसीपी और गवर्नर ये समझते हैं कि ये इख्तियार मेरे पास नहीं है तो वो जाएं और वो आला अदलिया के पास जाएं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज हम ये देख रहे हैं कि ईसीपी आला अदलिया के पास जाने की बजाय ईसीपी ने एक डेट दे दी। अब वो डेट भी एक ओपन एंडेड दी है कि आखिरी जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन होंगे और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो ईसीपी को जो इख्तियारात दिए गए हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि ईसीपी अब ऐन आखिर वक्त में ये कह दे कि हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी तरफ जो हम नैब के केसेस के खुलने की बात कर रहे हैं तो नैब के जो केसेस अभी बज़ाहिर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये लग रहा है कि जो शरीफ बरादरान हैं वो तो एटलीस्ट सेफ नज़र आ रहे हैं। शरीफ बरादरान के खिलाफ अभी नवाज शरीफ के खिलाफ जो चौधरी शुगर मिल का केस है और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के नाम हैं वो यही देखें। अब यहाँ मेरे ख्याल में ये बात भी सामने जो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के कुछ
लोग जो है अभी पिछले कुछ अरसे से जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि वो नहीं दी जा रही, तो वो शायद उनको ये नजर आ रहा है कि जो 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 घोड़े हैं वो बदल दिए गए हैं। अब ऑल्दो के जरदारी साहब जो है वो काफी पुरुमीद थे और पीपल्स पार्टी काफी पुरुमीद थी। उन्हें ये लग रहा था कि हमने जो है बड़ा स्मार्ट खेला है। पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का फेस जो है वो पीएमएलएन को बनाया गया, सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनके सामने थी। तो शायद पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि अपनी कारकर्दगी के बोझ के नीचे पीएमएलएन जो है वो दब के जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे शायद पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा हो गया है कि घोड़े बदल लिए गए हैं। और अभी उनको पंजाब में मेरे ख्याल में जिस तरह से शुरू में नजर आ रहा था कि काफी लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस्तेकाम पार्टी जो है वो तो इंटायरली हमें पता है कि वो पीटीआई का वोट बैंक है और पीटीआई अगर थोड़ा सा स्पेस भी पीटीआई को दिया जाता है तो पीटीआई इस्तेकाम पार्टी मेरे ख्याल में कहीं स्टैंड नहीं करेगी। तो इस वक्त बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है उसके लिए राह हमवार की जा रही है। और केसेस भी अभी देख लें, जरदारी साहब के खिलाफ केस है, जो राजा परवेज अख्तर साहब के खिलाफ केस है, और यूसुफ, तो वो वाले केसेस जो है प्रायोरिटी दी जा रही है जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो लग ये रहा है कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को कंप्लीट एक जो है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मरियम नवाज मांग रही थी इलेक्शन से पहले, मेरे ख्याल में वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट की जा रही है। सही है जी। आमिर साहब आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, नवाज शरीफ को मतलब नून लीग को खासतौर पर सियासी जमात के उस पर खुला मैदान दिए जा रहे हैं, और ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने महीना और हफ्ता अनाउंस कर दिया इंतखाबात के लिए और फिर दूसरी तरफ एहतसाब, तो ये अगर दोनों साथ साथ किस तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई बड़ी तब्दीली होगी? देखें जी, 28 जनवरी या 4 फरवरी ही आम इंतखाबात की तारीख होगी, दोनों एतवार है। और अगर इलेक्शन नहीं होने हैं तो फिर जो होना है वो ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक होगा। अभी भी अगर हो सकता है कि आप मार्शल लगा दें, नहीं ये चूरन हमारे यहाँ बिकेगा ना मंजन साथ के जी, पता नहीं इलेक्शन होंगे जी। मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो तभी नहीं हो सकते, निगरान हुकूमत एक्सटेंड नहीं होगी, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ना सदर का इख्तियार था ना सदर का इख्तियार है। और उनको जिस दिन उन्होंने खत लिखा था, नवंबर की डेट दी थी, मैंने तब भी कहा था कि ये चाय की प्याली में एक तूफान से ज्यादा नहीं है। इतनी ही वैल्यू थी, सदर साहब ने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए वो जरा थोड़ा मस्का शस्का लगाया कि जनाब देखें मैं कर रहा हूं, मुझे उनको वो बार बार कह रहे थे आप तारीख दे, वो पहले भी तारीख दे के जो उनका काम नहीं था केपी की तारीख उनको खुद वापस लेनी पड़ी। आम इंतखाबात की तारीख सिर्फ वो तब दे सकते हैं जब असम्बली इस बुनियाद पे वो तोड़ दें कि कोई वहां पे एतमाद का वोट नहीं ले सकता। 48-5 तब लागू होती है। और जहां सदर का इख्तियार मौजूद था वो इलेक्शन कमीशन को बदल दिया गया, जिसको ना कोई चैलेंज हुआ ना किसी को छेड़ा गया। ये बात जहन में रख लें और इलेक्शन शेड्यूल को भी देख लें। इलेक्शन शेड्यूल आलमी कुव्वतों के लिए वाज़ेह मैसेज है। एक तरफ आपको नवाज शरीफ की डेट नजर आई है और दूसरी तरफ, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उसको हम जोड़ लेंगे इसके साथ, लेकिन ये आलमी कुव्वतों ने अगर आपको पैसे दिए थे और आपको नवंबर में दूसरी किस्त IMF की चाहिए तो ये चाहिए, जरूरत थी कि आपकी अनाउंसमेंट होती कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। कल वर्ल्ड बैंक, एशियन वर्ल्ड बैंक की हमने आउटलुक रिपोर्ट को भी सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, उसके ऊपर भी बात होगी। आपके वादे वईद है दुनिया के साथ कि हमें एक सिस्टम में रहना है, तो जब सिस्टम में रहना है तो फिर आपको चीजें वाजे भी करनी है। अब आप आ जाएंगे जी कितनी स्पेस नैब की है। नैब की मैं आपको बताऊं, नैब में कमाल खेला खान साहब ने, जो केस सुप्रीम कोर्ट में किया था उसमें ना उन्होंने जमानत को छेड़ा जिसके बेनिफिशियरी वो और उनकी अहलिया आज भी मौजूद हैं, और ना उन्होंने रिमांड को छेड़ा 90 दिन के, वो 30 दिन का भी मौजूद है। जमानत का कॉन्सेप्ट है, मुझे आप बताएंगे जो हम कहानियां चला रहे हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे जरदारी साहब हों, गिलानी साहब हों, सब इन केसेस में वापस होने के बावजूद पहले से जमानत पर हैं। ये बात हम भूल गए। अच्छा, आप नए किसकी जमानत मंसूख कराएंगे? ये प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी साहब ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस में भी बहुत गला फाड़ा करते थे, और जब हाई कोर्ट में पूछा गया कि सबूत है आपके पास, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि जी वो मनी ट्रेल लाए, भाई मालिक जो था वो हुसैन नवाज था और वो है। इन्होंने कहा आप साबित करें मरियम या नवाज
शरीफ हैं मालिक, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई पेपर नहीं है। वो एक ढकोसला पेपर था जो बगैर किसी अथॉरिटी के जमा कराया गया था GIT से निकाल के, और उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज की बुनियाद पे सजा दिलवाई गई जो हाई कोर्ट में उड़ गई। अब मुझे आप बताएं कि गिलानी, जरदारी, ठीक है उनका तोशाखाना का केस है, वो फरजाना राजा वाला BISP का केस है, वो गवाह भुगत चुके हैं, काफ़ी चीज़ें, एक दो फेक बुक अकाउंट्स वाले हैं, लेकिन सारे के सारों में बिलावल कहीं नहीं है। और जरदारी साहब सब में जमानतों में है। जमानत का राइट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा ही नहीं है। होगा क्या? मुझे आप बताएं ना, नैब की जो अथॉरिटी थी ना वो था 90 दिन का रिमांड और एक जमानत नहीं होती थी, 2-2, 2.5 साल लोगों की। यहाँ पे तो इमरान खान और उनकी एहलिया मुसलसल बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। जितने PTI के लोगों पे किसी का चला है, आप बताएं हाईकोर्ट ने उड़ा के नहीं रख दिया परवेज इलाही साहब वाला, वो रिमांड पे थे और खत्म कर दिया। हाईकोर्ट पहले भी उड़ाती थी लेकिन 2-2, 2.5 साल बाद। अब ये कहानियां है मेरे और आपके लिए कि नैब हो गया, फलाना हो गया, आप और हम यही हैं, देखेंगे कि नैब किसको सजा दिलवाता है। कुछ भी नहीं होने का। इनमें इमरान खान ने पूरा जोर लगा लिया था, कुछ नहीं कर सके। उस वक्त की तो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। जी अयाज साहब। देखिए दुआ, मुझे ऐसे लग रहा है कि रियासत ने 2 फैसले कर लिए हैं, बड़े सीरियसली 2 फैसले कर लिए हैं। एक तो इलेक्शन हुआ, मैं आपसे बहुत अरसा पहले कहा था कि हमने डोमेस्टिकली जो डिले कर सकते थे, जो मामला कर सकते थे, कर लिया। अब इंटरनेशनल प्रेशर बताएगा हमें और उसकी वजह से इलेक्शन होने हैं। वो आमिर भी आपको बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एहतसाब भी साथ साथ शुरू हो गया। ये ज़मानतें हो गई, मनसूख भी हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। जब कुछ चीज़ें तय कर ली जाती हैं तो फिर आपको पता है इस मुल्क में जब ये तय कर लिया गया कि चौधरी परवेज इलाही को बाहर नहीं आने देना, तो जितनी मर्जी जमानतें हो जाए उनकी, वो कैद बढ़ जाती है उनकी हर जमानत के बाद, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इमरान खान साहब अंदर हैं, उनकी जितनी मर्जी जमानतें ले लें अदालतें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि ये रियासत ने तय करना होता है और रियासत जब तय कर लेती कि हमने करना है, तो मुझे तो कोई बड़ा कोई खुशकुन चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अच्छा। मुस्तकबिल करीब में मुझे लग रहा है कि अगर एक तरफ से कुछ लोग नाहल होने जा रहे हैं या इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो फिर शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको कुछ बड़े बड़े नाम आपको लग रहा हो कि जी वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मामला बैलेंस होगा उसका और मतलब पीपल्स पार्टी अगर बार बार ये तकाजा कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का प्रेशर डाल रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी आपने स्पेस नहीं दी भी, एक और पॉलिटिकल पार्टी को भी आप स्पेस रोक के बैठ जाएंगे, और एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी उसको चूंकि सारा कुछ उसके लिए किया जा रहा है और सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी सादा बात है जो हमें लग रही है। शायद चीजें इससे बहुत मुश्किल हों। और मेरे छोटे कायद देखे ना, फिर उनको जाना पड़ गया लंदन, सही है, उस पे चीजें बिला वजह वो उस पर बात कर लेंगे वो जब आप इजाजत देंगी। अभी तो मैं सिर्फ अपने छोटे कायद को याद कर रहा हूँ और उस पर आपने एतराज आपकी मोहब्बत वैसे बेमिसाल है। इस तरह ना किया करें आप मेरे साथ। मतलब छोटे कायद अभी बेचारों की थकावट भी दूर नहीं हुई थी और जेट लैग खत्म नहीं हुआ था और दोबारा उन्हें जाना पड़ गया। तो ये बड़े मसाइल होते हैं। मुझे इन सारी चीज़ों में जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, मुझे नहीं लगता कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है वो अगर इंटरनेशनल कुव्वतों के उस पे प्रेशर में आपको इलेक्शन की डेट देना पड़ रही है, आपको इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी चीजों पे वो आंखें बंद कर लेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जो आपने ये करना कर लें, एक पार्टी को आपने लाना ले आए। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी सादा बात है जो हम बयान कर रहे हैं। मुझे चीजें कुछ और नजर आ रही हैं। आमिर ज़िया साहब, आपको फिर क्या लग रहा है अगर ये इतनी सादा बात नहीं है जो नजर आ रही है, तो क्या मुश्किलात हो सकती हैं? खास तौर पर इंतखाब होगा आपके ख्याल में या एहतसाब? ये जो याद साहब कह रहे हैं ना कि बात सादा नहीं है, तो बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है बड़ी पेचीदा है और उसमें इतनी घुमन घुमेरी है कि आपको वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आता। आज भी बहुत सारे आपको तज़कियाकार मिलेंगे जो कहेंगे कि गालिबन इंतखाबात के वालिद सवाली निशान उठाते हैं, लेकिन मैं वो जो आमिर साहब ने बात की, आमिर रियाज राना साहब ने, कि मैंने भी आपके प्रोग्राम में पहले भी आया तो मैंने वही कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के अंदर हमें तवक्को करनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे। और इसलिए होंगे कि एक तो ज़ाहिर है कि जैसा फरमाया हमारे दोस्तों ने कि इंटरनेशनल कंपल्शंस हैं, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं जिसकी वजह से आपको इंतखाबात कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है दिलचस्प, मुझे जो देखें अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें अवाम का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वो ये बात नहीं कर रहा कि जी कौन सी पोलिटिकल पार्टी के पास ऐसा जबरदस्त डायनेमिक प्रोग्राम है कि अवाम उनके लिए जोक दर जोक निकलेंगे और उनको वोट देंगे। किसी के पास नहीं है ना, इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा। एक तो है नहीं,
और दूसरा हमें अवाम पे भरोसा भी नहीं है, हम तजियाकारों को भी नहीं है, हमारे जो मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उन्हें भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग किसी और तरफ देखते हैं, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन में अवाम नहीं होंगे, अवाम यकीनन कतार बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन लोग तो कोई कहते हैं कोई और मौजूदा हो रहा होगा। तो अवाम जो है हमारी यहाँ बेचारे इररेलेवेंट हैं, और उसमें और हम लोगों की एक्सेप्टेंस देखें, मुझे नहीं पता 18 वाला होगा 23 वाला होगा, ये तो आमिर साहब आप पेशगोई करते, मैं तो तजिया कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये वाली बात। आप नहीं, मैंने वही कहा ना, आप कह रहे हैं ना, तो मैं कहा 18 में भी मुआवजा किया गया था ना। मुझे नहीं पता, मैं आप कह रहे हैं कि किया गया होगा, भी तुम देखेंगे, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं कि क्या हुआ। और हमारे यहाँ मैं बताऊँ 18 के इंतखाबात में बड़े लोग इतराज करते हैं, 18 के इंतखाबात बिल्कुल वैसे हुए थे जिसमें 2013 के थे या 2008 के थे। लेकिन आप ये बिल्कुल ना कहें कि जी जो हमारी थर्ड वर्ल्ड मुल्क में और हमारे पाकिस्तान में जो होता है ना कि मैनिपुलेशन हो रही होती है, वो किसको होती है, और कभी वो एक्स के हक में होती, कभी वाई के हक में होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अगर वो जब IGI जीता करती थी या नून लीग जीता करती थी तो उनके पीछे जो होते थे अवाम होते थे। हाँ, जमाओ मक्का उनके साथ हो जाया करते थे, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि जमाओ मक्का अगर कल को किसी और के साथ हो गए या फिर दोबारा घूमकर फिर नून लीग के साथ हो रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, पेशगोई की जा रही। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात ये कि जनाब इंतखाबात का मतलब ये होता है कि वो फ्री एंड फेयर हो, सबको इजाजत हो इंतखाबात की, उसमें मैनिपुलेशन ना हो, और वो इंतखाबात जो हो बिल्कुल साफ सुथरे। वो क्यों नहीं होते उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हमने तस्लीम कर लिया, हमने तस्लीम कर लिया कि जिन इंतखाबात में मैनिपुलेशन तो होगी, हालांकि हमें ये बात मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को फिक्र होनी चाहिए, हमारे इदारों को फिक्र होनी चाहिए, किसी तरह से हर हालत में उन्हें साफ शफाफ इंतखाबात कराने, और मुझे ऐसे लोग भी समझते हैं कि कराएंगे। ये तो अफसोस ये होता है कि हम लोग तैयार नहीं है इस बात पे, करने के लिए भी बात नहीं करते, हम डिबेट में लाते ही नहीं इस बात को। तो हालात पेचीदा हैं। और आखिरी बात मैं कहूंगा, साफ शफाफ इंतखाब होते हैं हमारे मुल्क में, तारीख बताती है, तो इसलिए हम डिबेट में नहीं लाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई मुतालबा तो होना चाहिए ना। अब हम क्या अपने वो नसीब कह देंगे जी नसीब ही खराब है, तो यही होगा। ठीक है ना, तो नसीब के अलावा भी हमारा काम है कि हम बात करें। अच्छा, आखिरी बात ये देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात होगी कि हमारे यहाँ एहतसाब के अमल को भी सियासी मसलहतों के नजर कर दिया जाता है, और माजी में ऐसा बारहा हुआ। अवाम की जो तवक्को है, अवाम के अगर हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को अपना वकार, अपनी एतमाद बहाल करना है, तो उन्हें एहतसाब जो है, जिस तरह इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए। और ये ना हो कि जी क्योंकि फला आदमी बड़ा है और फला के इस वक्त उसके हक में हवाएं हैं, तो जनाब उसके केसेस खत्म हो जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल का केस हवा में हो जाता है, अल अजीजिया का हो जाता है, बेशुमार आप केसेस देखें। तो ये चीजें, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन तो हुई है, कौन कहता है कि करप्शन नहीं हुई है? और करप्शन जो है वो हम जैसे मजदूरों ने नहीं की है कलम के, वो करप्शन बड़े लोग करते हैं। ठीक है ना, ये जो फैसला साज होते हैं, कमीशन ये लिया करते हैं, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो इनके साथ क्यों ना हो। और हमारा मुतालबा होना चाहिए हर फोरम के ऊपर कि एहतसाब करें, इंतखाबात भी करें, एहतसाब भी करें, ताकि इस मुल्क में शफाफ अवाम दोस्त जमहूरियत आए। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की है। और कोई भी इदारों को मजबूत नहीं बनाता, और एहतसाब का जो इदारा है वो भी मुतनाज़ इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। वही जो आप बात कर रहे हैं कि ना, जिनकी हवाएं अच्छी हैं तो उनके केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। इदारे को अपनी डोमेन में रहकर ट्रू मीनिंग्स में काम करते हुए नज़र आना चाहिए। जी फैसल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सियासी मंजरनामा होगा? इंतखाब, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने महीना हफ्ता बता दिया, लेकिन साथ नैब भी एक्टिव है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह बताया जैसे कोई रिपोर्टर खबर देता है ना, जैसे अभी आमिर साहब भी कह रहे थे कि जनवरी के आखिर में हो सकते हैं या फरवरी में हो सकते हैं। ये रिपोर्टर तो खबर दे सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ये कैसे बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन का काम तो शेड्यूल देना। भाई आप शेड्यूल दो ना। ये आप भी एक जैसा कोई ज़राए से खबर आई है कि जनवरी के आखिर में, आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, बस वही लॉलीपॉप देने वाली बात है। यहाँ तो रेंटे पार्टियां मौजूद हैं। 28 नवंबर इन्होंने रखी है हतमी तारीख की। उस जो हल्का बंदियों के एतराज़ात हैं, उस 28 नवंबर के बाद अगर कोई वहाँ चला जाता है अदालत के अंदर, उस पर एतराज़ कर देता है, तो उसके बाद क्या होगा? एतराज़ करने का तो हक मौजूद है। और सारी सियासी पार्टियां रजाकाराना तौर पे जो है वो दुआ में कह रहा था ना मैं, इस तरह के लोग बहुत चूरन बेचने आएंगे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये हैं वो लोग। जी फैसल साहब, कोई मैं चाह रही थी कि आप कमेंट ना करें तो इनके लिए मुमकिन नहीं है। जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है,
तो हर पार्टी की जो लेवल प्लेइंग फील्ड अलग है। नून लीग की इस वक्त जो लेवल है या लेवल है वो ये डिमांड है कि इलेक्शन तो लो ना बेटा, बात सुन लो खामोशी से। उनकी डिमांड ये है कि हमें इलेक्शन से बाहर कर दो, हमें इलेक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन से कोई खौफजदा है तो वो नून लीग है। अच्छा, इनका जो सियासी जमातें होती है ना, इनका यही मैं लाना चाह रहा था, इनका गैर जानिबदाराना आजादाना इलेक्शन का मुतालबा क्या होता है? एक नुकाती होता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे पे हाथ रख दे, कि इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर हाथ रख दे, जिस पार्टी के ऊपर उस पार्टी की नजर में जो है वो इलेक्शन जो है मुकम्मल तौर पे जो है मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना और आजादाना माहौल में हुए। जिस पार्टी पे हाथ ना रखे वो समझ लें कि वहां पे जो है धांधली हुई है। इस वक्त भी यही जंग है। इमरान खान साहब को भी देख लें, आखिरी मुतालबा इमरान खान साहब का क्या था कि आर्मी चीफ जो है वो मेरी मर्जी का लगा दो। भाई क्यों लगा दो आपकी मर्जी का? इस वक्त नून लीग को देख लें, नून लीग की डिमांड क्या है? एक नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता, कि हमारे पे जो आपने हाथ रखा हुआ है ना, ये हाथ आपने हटाना नहीं है। नवाज शरीफ साहब का जो एतमाद काक हो रहा है, अभी आमिर साहब ने इस मौजू पे लिया है, मैं आना नहीं चाह रहा था, चले आ गया तो बोल ही दूं। जी जी, उनका एतमाद काक हो रहा है, उनको इस बात का खदशा है, उनको अंदेशा है कि ये ना हो कि मुझे लोग घेर कर लाए, बाद में एस्टेब्लिशमेंट मेरे पर से हाथ उठा के दोबारा किसी और पे हाथ रख दे। ये खौफ है इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब को, जो मुस्तकिल वहाँ पे जो है वो मीटिंगें कर रहे हैं। इस पे हम आगे, मैं आपसे आगाज करूंगी, कमिटमेंट कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे। ये आपने संभाल के रखना होगा तो आगे भी करेंगे, संभाल के रखें। ये क्यों शरीफ साहब लंदन गए हैं, क्या मकासद हैं, क्या वो जो गारंटी मिली है जिसका इजहार राना सना भी कर चुके हैं नवाज शरीफ को वापसी के लिए, खुद नवाज शरीफ साहब भी बड़े पुरुमीद हैं कि वो वापस आकर उनकी जमात जीतेगी, तो कहीं ये गारंटी तो एक्सपायर नहीं हो गई, या कौन सा ऐसा पैगाम है जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं और वो वापस लेकर गए? सारे मामले पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्राइस भी हमने पे की है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये मेरी बात आप नोट कर लें। उनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनमें बरियत जो है वो 0 रिस्क है, वो गारंटी है। मुझे बताइए, ये बरियत वाली गारंटी आपको मिल चुकी है कि वो आते ही बरी हैं? जी बिल्कुल। आप इशारतन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैंने बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी है। नाज़रीन, PMLN के सदर शहबाज शरीफ 1 माह बरतानिया क़याम के बाद 2 दिन पहले ही से वतन वापस आए थे, लेकिन अब अचानक वो दोबारा लंदन चले गए हैं। अगरचे पार्टी ज़रा ये कहती है कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के लिए वो लंदन गए हैं, लेकिन कौमी सियासी मंजरनामे में तब्दीलियों के बाद शहबाज शरीफ के अचानक लंदन जाने पर चहमगोइयों ने जन्म लिया है कि क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के लिए कोई ख़ास पैगाम लेकर गए हैं, या फिर वो इंतखाबात से कबल पार्टी मफाद में नवाज शरीफ से कुछ यकीन दहानियाँ लेने और कुछ गुजारिशात करने गए हैं। क्योंकि इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गुज़श्ता कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर एक सख्त बयानिया अपनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। अगर उन्हें आइंदा हुकूमत मिली तो बाज़ अहम शख्सियत का एहतसाब भी करने का वो फैसला कर चुके हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ये लिख कर देने को तैयार हैं कि अगली हुकूमत उनकी है, और राना सना पहले कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की वतन पाकिस्तान वापसी के मामले पर गारंटी भी मिल चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ के इरादे उनकी वापसी में रुकावट बन रहे हैं और इसी वजह से उनको जो वापसी के लिए मिलने वाली गारंटी है वो एक्सपायर हो सकती है? इस तमाम तरह मामले पर बात करेंगे। और साथ तो जो शहबाज शरीफ साहब अचानक लंदन गए हैं, उनके जाने के क्या मकासद हो सकते हैं? मैं आमिर साहब आगाज़ करूँगी, चूँकि मैं चाहती थी फैसल साहब से करूँ, लेकिन मैंने सोचा आपसे पहले खबर ले ली जाए, क्योंकि कल भी आप ये जिक्र कर रहे थे आमिर साहब शहबाज शरीफ साहब के लंदन जाने की जो बात थी, तो क्या कोई ख़ास पैगाम है, या जिस तरह से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया नवाज शरीफ की तरफ से, एक बयानिए के तौर पर सामने आया, जिस पर बड़ी डिबेट भी होती रही मीडिया में भी, जब उन्होंने खिताब के बाद ये सब कहा, तो अब आपको लगता है कि ये क्या वो समझाने गए हैं? क्योंकि ये खबरें भी हैं कि उनको समझाया जा रहा है कि ज़रा धीमे लहजे में बात करें, ये सख्त बयानियाँ, सख्त मौक़िफ़ ना अपनाएं। आपको क्या लगता है, क्या पैगाम हो सकता है, क्या मकासद हो सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के यूं लंदन जाने के? पहली बात तो यह है कि कोई सख्त बयानियाँ ये नहीं है, ये हकाइक पर मबनी है, और ये आप और हम कभी इतनी डिबेट किया नहीं करते थे, ये खुल गई है। और जब DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद बताया कि हमने अपने दायरे को सियासत से बाहर निकाला है और फिर सियासत में डालने के लिए दोबारा सदर मुमलिकत अब तक भाग रहे हैं कि किसी तरीके से गेम बन जाए उनकी और उनके चेयरमैन की,
तो ये कोई इशू नहीं है, ना ये कोई पैगाम है। मैंने कल रात मैसेज भेजा था और सुबह 6 बजे मेरी शहबाज शरीफ साहब से बड़ी डिटेल इस पे बात हुई है। वो नवाज शरीफ के बुलाने पे गए हैं और वो अगले 2 से 3 दिन में आ जाएंगे और मरियम 1 हफ्ते में आ जाएंगी। और जो प्लान उन्होंने किया है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से ही मीनार पाकिस्तान जाएंगे, सारा इस्तकबाल दुनिया भी देखेगी, लोग भी देखेंगे और पता चल जाएगा कि वो इस्तकबाल ठीक है, बुरा है, अच्छा है, क्योंकि वही उनकी सियासी बका का जामिन भी होगा या तबाही का बायस होगा। ये PMLN को भी पता है। यहाँ पे साद रफ़ीक हों, राना सनाउल्लाह हों, जाती उमरा में 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। आज वो साद रफ़ीक अभी तारिक फजल के घर से निकले हैं, पिंडी डिवीज़न का इंचार्ज उन्हें बनाया गया। इन्होंने मुख्तलिफ वज़ीरों को, जो साबिक वज़ीर हैं और लीडर हैं इनके, पूरी डिवीजनों के इंचार्ज बना के वो मीटिंग्स शुरू हैं और सारा काम उनको पता है कि उनकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता है कि हमारी बका किस में मौजूद है, वो मोमेंटम है। और नवाज शरीफ साहब ने जो प्लान किया है वो यही है कि हम 17-18 पे बात करेंगे। उन्हें जिन्होंने 16 पे बात करनी है, 16 महीने के ऊपर, वो उसके ऊपर जरूर करेंगे। जिस तरह वो पर इमरान खान के 3.5-4 साल पे कोई बात नहीं करते और 9.5 साल KP पे कोई बात नहीं करता, इसी तरह वो सिर्फ 16 महीने पे बात करेंगे। तो हर पार्टी की अपनी अपनी हिकमत अमली है, हम उसको बयान कर रहे हैं कि कौन क्या करने जा रहा है। कोई गारंटी एक्सपायर नहीं हो रही, सबको अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। PTI कट टू साइज हुई है। आपको पता है कल 120A बगावत वाली शिक लग गई भी है। ये इसलिए नहीं लगी है कि उसके ऊपर कुछ सौदेबाजी होनी है। ये मैसेज है बड़ा क्लियर कि किसको कैसे इलेक्शन लड़ना है। वो अपनी पार्टी के अंदर अगर कोई ग्रुप खड़ा कर दें, किसी को ये एतमाद दे दें कि आप इलेक्शन लड़िए, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट होना और पार्टी के रहनुमाओं का मुतहर्रिक होना दोनों जरूरी हैं। जो खान साहब ने सब चीजें अपने पास रखी हुई हैं, जब तक वो ये रास्ता नहीं देंगे अपने लोगों को तो नुकसान उनका होना है। आप वोटरों को हवा में क्या वोट डलवाएंगे? कैंडिडेट होंगे तो डलेंगे ना। ये चीजें PMLN को भी पता है, ये चीजें पीपल्स पार्टी को भी पता है। जो बहस पहले भी हो रही थी, PTI क्या, पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है? पीपल्स पार्टी को अब पता है कि ना उनको KP मिल रहा है, KP में वो बिल्कुल खटक साहब आ रहे हैं, BAP वहां पे है, KP में मतलब वहां को बलूचिस्तान में, पंजाब में नून है, सिंध बचाना अब इनकी जरूरत बन गई है। ये पहले वजीर आजम बनने थे, बड़े भोले थे, यहाँ बड़ी गुफ्तगू होती थी, मैं पहले भी कह रहा हूँ। उनको अब ये समझ आ गई कि अब आप अपनी बचा लें। डेट दे दी गई है, अश्कशोई हो गई है कि ये इलेक्शन आपके पास आ रहे हैं, आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए, बचिए, लड़िए इलेक्शन। और सारी पार्टियों के लिए ये मैसेज है कि आप इलेक्शन की तैयारियां करें। अब आपकी भड़कों पे या किसी पे लोगों को आपको लाना पड़ेगा पोलिंग स्टेशन पे, या वीरान नजर आएंगे या लोग नजर आएंगे आपको वोट डालते हुए, वही फैसला करेंगे। सही है। फैसल साहब अब आप खुलकर तबसरा कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्यों गए लंदन? नहीं, वो तो खुल के आप नहीं करने का देती है। नहीं, मैं अब दे रही हूँ मौका, फिर आप गिला भी कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था ना, जो आपने बयानिया की बात की ना, नून लीग का नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा, ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था ना, वो बयानिया मुख्तलिफ मराइल तय करते हुए जो है वह पहुंच गया, वो हमें वोट दिलाओ। डिमांड किससे? जिनके खिलाफ पहला वाला बयानिया था उनसे अब ये डिमांड है कि हमें वोट दिलाओ तुम। अच्छा, बात देखें अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को दो मसाइल का सामना है। एक तो माशी मसाइल का सामना है और दूसरे मसाइल का सामना है जहनी इंतशार का। जो हर आम इंसान जो है जो एक जहनी इंतशार का शिकार है। जिस मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं, जो जिसको एक आम आदमी सुन के उसका जहन पक चुका है, उसका जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा। इस इलेक्शन से जो सबसे बड़ी इस कौम को तवक्का होनी चाहिए, या तवक्का है कि लोगों के ये मसाइल ख़त्म होंगे, ये उलझने ख़त्म होंगी, क्योंकि इस पाकिस्तान को जो है इस वक्त 5 साल की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन लड़ने वाली कुव्वतों को भी और इलेक्शन कराने वाली कुव्वतों को भी, जो इलेक्शन में सामने कुव्वतें हैं वो भी और जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं वो भी, उन सबको इस नुक्ते को जो है वो सर्फ नज़र नहीं करना चाहिए। अगर ये इलेक्शन आम आदमी के जहनी इंतशार को ख़त्म ना कर सके, उसके नताइज, अगर इस इलेक्शन के नताइज के बाद मुल्क में फिर कोई जो है वो सियासी अफरा तफरी होती है, फिर मुल्क के अंदर जो है कोई सियासी बहरान पैदा होता है, तो फिर जो है उसके जो असरात हैं वो अच्छे नहीं होंगे, वो रियासत के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है, जिसको हम उर्फ़े आम में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये इस इलेक्शन को एक आज़ादाना माहौल में होना चाहिए। इस इलेक्शन में ये महसूस ना हो कि किसी को हाथ पैर बांध के जो है वो कहीं रख दिया गया है, साइड में रख दिया गया, और किसी के लिए जो है बिल्कुल जो है वो ओपन ग्राउंड है। ये फैसला आवाम को करने, ऐसी कोई रिवायत, ये एक अलग बात है कि इस मुल्क में इस तरह के इलेक्शन की कोई रिवायत मौजूद ही नहीं है, सही। कोई
पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होते इस तरीके से, तो आम इलेक्शन जो है वो काउंसिलर का इलेक्शन भी जो है ना वो भी मैनेज इलेक्शन होता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अगर ये मुल्क के मसाइल इस इलेक्शन के बाद अगर अफरा तफरी रहती है, लोगों का इंतशार ख़त्म नहीं होता है, तो आप ये समझ लें ये एक अच्छी अलामत नहीं होगी इस कौम के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी और इस रियासत के लिए भी। इस पे तमाम लोगों को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, सब चीज़ें हमारी जितनी भी चौधराहट है, और ये तबका अशराफिया भी खास तौर पे समझे इस बात को। सही, उनका जो भी उनका लग्जरी लाइफ है ना वो भी इस पाकिस्तान की वजह से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जी अयाज साहब, तबका अशराफिया समझ गई ना? जी समझ गई होगी बिल्कुल। अयाज साहब, दुआब राना साहब ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो समझने की ज़रूरत है उनको। एक तो वो कहते हैं कि DGI और DGISPR ने जब कह दिया कि हम सियासत से आउट हैं तो वो उन्होंने मान लिया कि वो सियासत नहीं कर रहे। अब ये बड़ी खुशाइंद बात है इस मुल्क के लिए, इससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। दूसरा, उन्होंने बता दिया, इलेक्शन का रिजल्ट भी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ किस किस ने जीतना है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक पेशगोई हो गई। तीसरा, जो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि वो जो आर्टिकल लग गया गद्दारी का, उसका मतलब क्या है कि वो किसी और के हवाले कर देंगे पार्टी तो फिर कुछ होगा। इसके बाद तो मेरे ख्याल डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए इस मुल्क में। मतलब चूँकि सब चीज़ें स्मूथ चल रही होंगी, हर चीज़ तय हो चुकी है, इसलिए किस चीज़ पे हम बहस करें। बाकी वो जो मुझे तो मतलब मैं इतना खुश हुआ PMLN की स्ट्रेटजी से भी, जावेद लतीफ़ साहब जब फरमा रहे थे कि जी हम नहीं चाहते कोई एम्बुलेंसेस फंस जाएं कहीं क्राउड में, लोगों को तकलीफ ना हो। क्या बात है यार, इससे बड़ी पार्टी आपको कभी मिल सकती है कि नहीं जी हम डायरेक्ट उनको वहाँ मीनारे पाकिस्तान। ये बात हमें इतनी अच्छी लगी, हमने उसका शॉर्ट महफूज किया हुआ है कि आपको जरूर सुनवाएंगे। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन सुनवाएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी मैंने आज तक इस मुल्क में देखी नहीं है। मतलब वो, अगर ये शॉर्ट वाली रिवायत है तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब वो ऐसी जबरदस्त पार्टी आपकी ख्वाहिश पूरी कि जिसको अवाम का इतना ज्यादा दर्द हो, इतना दुख हो, अब ये कैसे वो बताएं कि वो क्या के थक गए हैं भाई कि लोग इकट्ठे करो। उन्होंने जी किससे जाके बात करें, लोग तो मारने को दौड़ते हैं हमें, जो हमने उनका हशर कर दिया है। इसके बावजूद अगर हम समझते हैं कि मैं तो कहता हूँ लाखों का इज्तिमा हो जाएगा, आप खुश रहें। चलिए अयाज साहब, आपकी तकमील के लिए हम ये शॉर्ट सुनवा देते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने किस तरह से कहा है कि उनके दिल में बड़ा आवाम की दर्द है, आवाम का ख्याल है, वो नहीं चाहते आम आदमी मुश्किलात का शिकार हो, इसलिए थोड़ा सा इस्तकबाल में जो है वो तब्दीली होगी। ज़रा सुनवाएं क्या कहा उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लेके आना चाहते हैं कि हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के उस शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो। एम्बुलेंस आती हैं, लोग स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर अपने कारोबार पे जाते हैं। पुरानी ख्वाहिश थी मियाँ साहब की कि आप कोई भी जमात जलसा जुलूस करे, कम से कम रोडों को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उस दिन हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हम एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए जाते, पूरा शहर जो है वो निकला। देख लें फिर अयाज साहब, वो कह रहे हैं हमारे लिए बड़ा आसान था कि एयरपोर्ट पर हम लोगों का रश डालते, रोड ब्लॉक्स होते, लेकिन जाहिर है वो नहीं चाहते कि आम आदमी जो है उनकी ज़िंदगी मुश्किल का शिकार हो। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर भी हम कमेंट ले लेंगे अपने एक्सपर्ट से जो बात करना चाहे। लेकिन बुनियादी सवाल, शहबाज शरीफ के अचानक लंदन जाने के क्या मकासद हो सकते हैं, कोई क्या पैगाम लेकर गए हैं, ये आमिर ज़िया साहब, नवीद हुसैन साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं अचानक लंदन जाने के, क्योंकि बातें तो मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं, कोई पैगाम लेकर गए हैं, वो जो सख्त मौक़िफ़ सामने आया नवाज शरीफ साहब का उस पर समझाने गए हैं, आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं? मुझे एक तो हफीज जालंधरी साहब मरहूम का शेर याद आता है नवाज शरीफ साहब की, जब मैं सियासत को देखता हूँ ना, कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब वसवसों और खदशात में घिरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर इस मरतबा भी उन्होंने अपनी तारीख आगे बढ़ा दी, कहते हैं ना मुल्क वापस आने की, क्योंकि सियासत को नुकसान होगा, इसलिए वो कहते हैं कि जुआ खेल के वापस तो आएंगे। लेकिन इस बात की जो लोग कहते हैं ना कि उनको गारंटी है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जी उसने उनको ताहयात गारंटी दे दी, उनके अगले पिछले तमाम जराइम गुनाह मुबैना तौर पर जो भी उन्होंने बदलवानी की वो सब माफ कर दिया और आगे की भी गारंटी दे दी कि जी बाबा आप कुछ भी कर लें,
मुल्क के साथ हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई फूल प्रूफ गारंटी होती नहीं है। हमें समझना ये चाहिए कि जो भी मंजरनामा खींचा गया है कि जी बलूचिस्तान में बाप आएगी और PTI पार्लियामेंटेरियन जो है KP में होगी, सिंध में गालिबन पीपल्स पार्टी हो और पंजाब और विफाक जो है नून लीग के पास हो, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये सूरत हाल इसलिए है कि कोई जमात हमारे यहाँ जो है कौमी जमात बन के नहीं उभर रही है, तमाम की तमाम ये रीजनल जमातें बन गई हैं और उसमें क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है कि आप ठीक है, आप अगर ये मतलब है तोहफे में रखकर मतलब है विकेट खोद कर आप किसी को जितवा देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें होगा ये कि देखें यहाँ पर नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान की क्रेडिबिलिटी और बहुत सारे और लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है करप्शन के हवाले से लोग उस पर बड़ा शक शुबा करते हैं। उसकी वजह से जो मतलब है एक इल्जाम लग रहा है मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो रही है। तो ये चीजें बहुत अरसे तक के लिए सस्टेनेबल नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आप ये समझें कि मतलब है पहिया बजाय इसके 21वीं सदी के हम वहां चले पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को धकेल के 20वीं सदी में पीछे कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ा रहे पाकिस्तान को। हमारे पास वही लोग घूम फिर कर आ रहे हैं कि जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है सियासत में। और आप उन लोगों से जब इन्होंने अपने प्राइम में पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सके, तो अब ये जाति वो कहते हैं बुश्ते चराग क्या पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। जब आप 40-45 साल की उम्र में नहीं कर सके, 50-55 में नहीं कर सके, तो आप जब 70 की आपने पार्टी क्रॉस कर लिए, 74 के मेरे ख्याल में मियां साहब, वो क्या छिक्के मारेंगे, क्या सेंचुरी बनाएंगे वो। तो इस वक्त जो है बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो है हमें माजी में धकेला जा रहा है और ये जमाने में पनपने की बातें नहीं है। हम बड़ा भारत से मुआवजा करते हैं। आपने जुमला उनका कभी सुना? मोदी ने वहां पर इंग्लैंड में उसने और उसके खानदान वालों ने जायदाद बना ली, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई हो या मनमोहन सिंह ने बनाई हो, किसी का सुना आपने? ये हमारे ही लीडर्स के नसीब में क्यों आते कि किसी की फ्रांस में जायदाद है, किसी की बरतानिया में है, किसी ने दुबई में बिल्डिंग खरीदी हुई है और नए लॉज में ऐसी तरमीम की गई, तो खुदा का शुक्र है कि खत्म हुई कि जनाब उनकी आल औलाद ने जो कुछ बनाया उसको पूछ नहीं सकते आप और ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस मुल्क की जो सो कॉल्ड हुक्मरान शराफी है उसने इतनी बदबूदार करप्शन की है कि उसके वो पाकिस्तानी अवाम माफ नहीं करेंगे। आप बहुत अरसे तक जूते मार के डंडे मार के बिठा सकते हैं, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, याद रखिए बात। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, पिछली PTI की जो गवर्नमेंट थी तो 3.5 साल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमरान खान साहब को लाडला कहती रही और जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उसको सिलेक्टेड कहती रही। मसला हमारी पॉलिटिकल एलीट का ये है कि उनको लाडला होने या सिलेक्टेड होने या इलेक्शन से उनको कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज ये है कि जो सिलेक्टर है मैं क्यों लाडला नहीं हूं और मैं क्यों सिलेक्टेड नहीं हूं। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगली गवर्नमेंट आपकी है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है और लोग आप ही को वोट देंगे। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि जो ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट की है, इतनी नाअहल गवर्नमेंट और इतनी यानी बुरी कारकर्दगी के साथ नवाज शरीफ साहब कैसे कह रहे हैं कि जो है वो अगली गवर्नमेंट उनकी है। तो शायद तो फिर दूसरी तरफ हम देखें तो राना सनाउल्लाह साहब शायद वो बात उन्होंने कर दी कि जी उनको गारंटीज दे दी गई हैं, गारंटीज जहां से वो कह रहे हैं कि जहां से मिलनी चाहिए थी वहां से भी गारंटीज मिल गई हैं। तो बात ये है कि इसी तरह जब आपकी पॉलिटिकल एलीट वो लोग जो कि जमहूरियत की बात करते हैं, वो लोग जो आइन की बात करते हैं, वो लोग जो कानून की पासदारी की बात करते हैं, ये वो जब इक्तदार में नहीं होते तो वो ये बातें करते हैं। इक्तदार में आने के बाद ये सारी बातें जो है वो उन्हें भूल जाती हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। बिकॉज हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, जब भी ये सियासी गवर्नमेंट आती है, उनकी इस्तेदाद नहीं है डिलीवर करने के लिए, वो डिलीवर नहीं कर पाते और उनको पता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाते और उनको ये भी पता है कि फिर जब वो डिलीवर नहीं कर पाते तो कौन आता है। तो इसी वजह से जो आमिर ज़िया साहब पिछले सेगमेंट में कह रहे थे कि अवाम के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उनको पता है कि अवाम के वोटों से हमने नहीं आना। उनको ये पता है कि जो सिलेक्टर हैं उन्होंने ही सिलेक्ट करना है और वो ही हमें लेके आएंगे। टाइम बच जाए तो थोड़ा सा दीजिए। ये भी है कि ये वही लोग हैं कि जब सिलेक्टर के
उससे ये इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उठ के वो सेलेक्टर्स के खिलाफ जो है वो बयानिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी जमहूरियत हमारी है और हम इसी जमहूरियत के ऊपर जो है हम राजी हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये बाकी ड्रामा, टोपी ड्रामा जो है ये बंद होना चाहिए। जी ठीक है। आमिर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे हैं? और साथ ही ये जो शॉट जावेद लतीफ़ साहब का आपने सुना, वैसे ये क्या मंतक है? वाकई इतना वो आवाम का ख्याल रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रोड्स पर ना आए, जलसा गाह में पहुंचे, क्या स्ट्रेटेजी है आपके ख्याल में? मैं बात करना चाह रहा था, आमिर साहब ने जो बात की ना कि वो जो 17-18 में एक बयानिया लोगों को दिया गया, करप्ट हैं, चोर हैं, और भाई जो ईमानदार लाए थे, जिसने डिलीवरी करनी थी और बड़े कारनामे अंजाम दिए उस लाडले ने, जिसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है, भाई उसका कोई कारनामा तो अंजाम दे। नवाज शरीफ ने तो इस मुल्क को खड़ा किया, दहशतगर्दी से भी निकाला, एनर्जी क्राइसिस भी दिया, सी पैक भी दिया। आपके पास किसी दूसरे लीडर के लिए नाम है कि जी ये जो आप इस सर्कल में घूम रहे थे कि बारियां हटा के हम एक नया ला रहे हैं, उसने किया क्या? उसने आपको डैम दे दिए जो दर्जनों आपने केपी में देख लिए। वो हॉस्पिटल एक जुमला कहने दे, उसको कहते थे बहन भाई भर्ती कर दिए फलाने। उसने अपना कोई रिश्तेदार अमेरिका में भी छोड़ा, ताल्लुक वाला छोड़ा, जिसको उन्होंने ये रथिया गली वाला सारा प्रोजेक्ट दे दिया, हॉस्पिटल्स भी पकड़ा दिए। मुझे सिर्फ ये बता दें दूसरों में से डिलीवरी दी किसने है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि डिलीवरी की किसने? मुझे जरा गिनती तो करा दें इमरान खान की डिलीवरी की, ताकि मैं ये कहूं कि हाँ जी एक बहुत अच्छा लीडर लाए थे और उन्होंने डिलीवर किया। फिर तो कंपैरिजन करते हुए नजर भी आए ना, मजा भी आएगा। आमिर ज़िया साहब जवाब देने आप जी। मैं क्विकली कह दूं, एक तो बात है कि 16-17 से बयानिया नहीं है इनके बदनवानी का, 1999 से है जब उसको कू हुआ था। आप याद करें कि उस जमाने ने भी पूरा जोर लगा के देख लिया कौन सा केस बनाया बदनवानी का। बात करने दो ना, बात तो करने दे, यहाँ गुस्सा क्यों होते हैं? मतलब 1999 से और उससे पहले से मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं ताकि कोई हकायक तो रखे सामने। बहुत पुरानी इनके ऊपर इल्जामात हैं और ये बड़ा मतलब है कि इनका जो एक मिल से दूसरी मिल कैसे बनी और जिसकी जो इनकी तारीफें की जाती हैं, एनर्जी का मसला भाई, एनर्जी क्राइसिस इनकी वजह से पैदा हुआ है। जो आप इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं, इन्होंने जो आईपीपी के साथ मुआहिदे किए, कैपेसिटी पेमेंट के गलत सलत इन्होंने किए, इनकी वजह से 18 घंटे की लोड शेडिंग को आप एनर्जी क्राइसिस नहीं समझते। चलें आमिर ज़िया साहब, मैं माज़रत, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।